नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल और हिजबुल्लाह में जारी संघर्ष के बीच इसराइल ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपने ज़मीनी अभियान को जारी रखे हुए है, जिसमें ज़मीन के ऊपर और नीचे चरमपंथियों के बुनियादी ढांचे पर रेड की जा रही है। इसराइली सेना ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियारों के गुप्त भंडार को नष्ट किया है और सीमा के पास अंडरग्राउंड लड़ाई में हिजबुल्लाह के आतंकियों की तरफ से प्रयोग में लाई जा रही टनल को भी नष्ट किया गया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हालिया रेड में हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाकों को मारने के लिए जमीनी सैनिकों और वायुसेना ने मिलकर काम किया। वहीं इससे पहले हिजबुल्लाह ने भी कहा था कि उसके लड़ाके अदाई से क्षेत्र में इसराइली सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं। उत्तरी लेबनान के शहर त्रिपोली में हमास के सशस्त्र दल के एक नेता की मौत हो गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हमास से जुड़ी मीडिया के हवाले से इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुए इस्राएली हमले में सईद अतल्लाह की परिवार के 3 सदस्यों के साथ मौत हुई है। हालांकि इस्राएली सेना ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेबनानी अखबार अन-नहार का कहना है कि मारे गए लोगों में सईद अतल्लाह की पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं हमास ने अभी तक मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक सहयोगी चरमपंथी गुट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी कहा है कि अतल्लाह की उनकी पत्नी और 2 बेटियों के साथ मौत हो गई। लोकलेखा समिति यानी PAC के सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल पर केंद्र सरकार को बदनाम करने और देश की वित्तीय संरचना और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए गैर मौजूद मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वेणुगोपाल के खिलाफ कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करने, PAC के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार करने और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए टूल किट के हिस्से के रूप में काम करने के लिए एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि समिति सेबी की अध्यक्ष माधवी बुश को तलब कर सकती है, जिन पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा पेशेवर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। निशिकांत दुबे ने 9 सितंबर को वेणुगोपाल के असंवैधानिक और तिरस्कारपूर्ण आचरण के खिलाफ बिरला को पत्र लिखा था। संयोग से PAC ने 4 अक्टूबर को माधवी बुश को 24 अक्टूबर को गवाही देने के लिए बुलाने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशिकांत दुबे के कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र से स्पष्ट संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला NDA जो समिति में बहुमत में है, नियामक को मुश्किल में डालने के लिए वेणुगोपाल के किसी भी कदम का विरोध कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। PM मोदी ने दिल्ली में 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़े जाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा कर 5,000 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की है। अब इसी मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा कि अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपयों की ड्रग्स पकड़ी गई और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर यह लड़ाई जीतनी होगी। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का RTI सेल का चेयरमैन रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि भाजपा के विधायक ने कल मुझसे समय मांगा था। मैंने उनको मिलने का समय दिया। हमने उनको विस्तार से समझाया कि किस तरह से भर्तियों के मामले के सारे अधिकार LG और केंद्र सरकार के पास हैं। बस मार्शल भी इस बात को जानते हैं। भाजपा के विधायक बस मार्शल को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि ये काम चुनी हुई सरकार ने रोका है। आज भाजपा का पूरा विधायक दल बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हमें जो फैसले लेने की जरूरत है वो हम ले लेंगे और जो LG ने कराना है वो भाजपा कराए। भाजपा LG साहब से कुछ भी कराने को तैयार नहीं है।
भाजपा केवल राजनीति कर रही है। भाजपा के लोग एक बार भी एलजी के पास बोलने को तैयार नहीं थे कि इस प्रस्ताव को पास कर दें। जो काम हमारी सरकार को करना था हमने कर दिया, अब बॉल भाजपा के पाले में है। मेरी अपील है कि कैबिनेट ने पास कर दिया है, अब भाजपा उनको नियुक्ति पत्र दिलाए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली सरकार के मंत्री भाजपा विधायकों के साथ एलजी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन केवल दिल्ली की सीएम आतिशी और भाजपा विधायकों को एलजी आवास में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जितने भी भर्तियों के काम हैं वो एलजी के काम हैं। हमने कैबिनेट की बैठक बुलाकर कैबिनेट प्रस्ताव पास कराया कि 26 सितंबर को जो रेजोल्यूशन दिल्ली विधानसभा ने पास किया कि बस मार्शलों को पक्का किया जाए, उसके लिए कैबिनेट ने एलजी से अनुरोध किया। बहुत मुश्किल से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता एलजी के घर तक आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या आज भाजपा के लगाए हुए एलजी इन बस मार्शलों को बहाल करेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को बस मार्शल के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कम से कम 27 लोगों को उत्तरी दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के पास से हिरासत में लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें हिरासत में लिया गया क्योंकि उनके पास प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल पिछले साल सार्वजनिक परिवहन बसों में मार्शल के तौर पर तैनात 10,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हटा दिया गया था, क्योंकि नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने आपत्ति जताई थी कि वे आपदा प्रबंधन ड्यूटी के लिए हैं। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद हुसैन कारगिली ने शनिवार को कहा कि वे दिल्ली में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जगह नहीं मिली है। लद्दाख के एक अन्य नेता ने कहा कि वांगचुक और कारगिली के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि वांगचुक ने शुक्रवार को कहा था कि वह और लद्दाख के अन्य प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की उनकी मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए आज शनिवार को कहा कि 1.5 महीने में बेरोजगार हो जाने के बाद किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हो गया था, जब एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। तब से ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नियमित रूप से शिंदे और उनके बागियों के समूह को गद्दार कहते रहे हैं। अब इस बीच अपनी पार्टी द्वारा आयोजित एक नौकरी मेले को संबोधित करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि राज्य के लोग विधानसभा चुनावों में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को उसकी जगह दिखाएंगे। हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए अशोक तंवर ने कहा कि अब बदलाव की हवा चल पड़ी है, वो हवा कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी। हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। आज हमें हरियाणा और यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आज सिर्फ कांग्रेस ही लोगों को भला कर सकती है। 36 बिरादरी मिलकर सरकार बनाती है। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी किसी के हक पर डाका नहीं पड़ने देगी। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो 36 बिरादरी की सरकार बनाएंगे, इसलिए मैं लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करूंगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नहर में एक लड़की का शव मिलने की घटना पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि जो घटना घटी है उससे एक बार फिर प्रमाणित हो गया कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। इस घटना को लेकर पूरा समाज आक्रोशित है और मैंने तय किया है कि मैं किसी भी पूजा में उद्घाटन नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही इसका विरोध जता रहा हूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।